वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। आज आपका पहला क्लास है, क्लास 11th कॉमर्स के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अकाउंटेंसी के अंतर्गत 20 चैप्टर्स हैं। 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। 20 चैप्टर्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे और सीखेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी नहीं लिखा गया है बल्कि अकाउंटिंग लिखा गया है। अब अकाउंटेंसी अकाउंटिंग में भी अंतर है, वो हम लोग बात करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम लोग ये समझें कि अकाउंटिंग क्यों होती है, क्यों की जाती है और किसकी अकाउंटिंग होती है। अकाउंटिंग यहाँ जो हम पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, जिसको बनाएंगे, वो अक्षरशः सामान्यतया किसी बिजनेस हाउस की या इंटरप्राइज की होती है। मुख्यतः किसी बिजनेस हाउस की, या उसको इंटरप्राइज भी कह सकते हैं, किसी इंटरप्राइज की होती है। ठीक है, सपोज कि ये बिजनेस हाउस है या इंटरप्राइज है, तो इसकी अकाउंटिंग, इसके संबंध में इसके जो ट्रांजैक्शन है उसकी अकाउंटिंग हो। ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। कैसे लेन देन? जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो या इवेंट्स। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स किनकी? ऑफ बिजनेस और इंटरप्राइज। मतलब बिजनेस या इंटरप्राइज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शंस कह सकते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स कह सकते हैं। ठीक है, उन्हीं को अकाउंटिंग के अंतर्गत लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, अन्य कई प्रोसेसेस के द्वारा उस रिकॉर्डेड डेटा को गुजरना पड़ता है। फिर कुछ उपयोगी चीज़ें, यूजफुल चीज़ें, लाभदायक चीज़ें उनसे निकलती हैं, उनसे प्राप्त होती हैं और उसका उपयोग विभिन्न अकाउंटिंग के यूजर अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार करते हैं। मूल रूप से इसी के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटिंग बिजनेस की जाती है। बिजनेस की किस चीज़ की अकाउंटिंग की जाती है? फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस की। फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे अनेक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में दिन भर में अनेकों होते हैं। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में तो लाखों होते हैं। तो ये सारे मान लीजिए कि फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो 0 गोल गोल दिया हुआ है, ये सब राउंड डाउन जो पिक्चोरियल प्रेजेंटेशन है वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है। तो इनकी रिकॉर्डिंग की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इनकी रिकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में की जाती है। ठीक है,
अब की जाती है तो कौन करेगा? उस बिजनेस हाउस का एक डिपार्टमेंट होता है, उसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स कहते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं, जिसमें अनेक व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति भी हो सकता है। अब बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होते हैं या एंटरप्राइज के जो भी ट्रांजैक्शन या इवेंट्स होते हैं, उनको या अकाउंट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाता है और उसके आधार पर वो अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। ये तो हुई अकाउंटिंग की बात। अब हम लोग देखेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जो है वो हाईली टेक्निकल है और उसमें टेक्निकल लैंग्वेज का यूज़ हुआ है, इसलिए उसको समझने के लिए हम लोग को पहले अकाउंटिंग प्रोसेस समझना ज़रूरी है। ठीक है, प्रोसेस को जब हम समझ लेंगे एक बार तो हमको मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को समझना, उसको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्रोसेस में कई स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन हम क्या करते हैं? जो बिजनेस हाउस है, जो बिजनेस हाउस उसके जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस हाउस है, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग पहचानते हैं। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचानने का काम करते हैं। अब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन को कैसे पहचानते हैं? दो चीज़ें हैं। एक तो वो बिजनेस के कार्यकलाप से संबंधित होना चाहिए। हम बिजनेस जानते हैं कि बिजनेस अनेक तरह के होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, बिजनेस कई तरह के होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं। ट्रेडिंग बिजनेस वो होते हैं जिनमें चीज़ें सिर्फ खरीदी जाती हैं और बेची जाती है, वहाँ कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वे होते हैं जहाँ चीज़ें मैन्युफैक्चर्ड की जाती है और फिर बेची जाती है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो सकता है। सर्विस इंडस्ट्री हो सकता है जहाँ सिर्फ सर्विस बेची जाती है, सर्विस प्रोड्यूस किया जाता है और सर्विस बेचा जाता है। तो ये अनेक तरह के बिजनेस होते हैं। तो इनके जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उनको सबसे पहले पहचाना जाता है। अब मान लीजिए कि अगर मैन्युफैक्चरिंग में ये सारे के सारे गुड्स से कुछ न कुछ चीज़ें उपयोग करते हैं, तो अगर आपको एक घटना, एक ट्रांजैक्शन बताया जाए कि परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, तो ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है कि नहीं, यही आपको पहचानना है। बिजनेस का फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ये है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो गुड्स परचेज किया जाता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ये आप जानते हैं, और ये मनी टर्म में दिया गया है कि इतने का गुड्स है, तो एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ये है। अगर आपके पास सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन होता, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये नहीं होता, क्या करते? ये एक ट्रांजैक्शन तो होता बिजनेस का, ये पता है हमको, लेकिन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता। इसलिए नहीं होता, या बिजनेस ट्रांजैक्शन इसको हम नहीं मानते, इसलिए नहीं होता कि इसका वैल्यू, इसका मूल्य
मनी टर्म में मेजर नहीं किया गया है। दूसरा उदाहरण लें, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज रिकॉर्डेड फॉर 1000 यूनिट्स। ये भी एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन या इवेंट नहीं है, एंड इवेंट नहीं है। क्यों नहीं? इसमें मॉनेटरी वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन अगर मैं इतनी है इसके बाद पढ़ता हूँ, एंड बिल्ड फॉर ₹1000 पेड, और उसका बिलिंग क्या हुआ, 1000 का हुआ, उसका पेमेंट किया गया। तो यहाँ ये ट्रांजैक्शन भी फिनेंशियल है। ऑफिस के इलेक्ट्रिसिटी चार्ज का 1000 कंजम्पशन हुआ, जिसका बिल 1000 का हुआ, उसका पेमेंट किया गया। तो एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? गिव एंड टेक। इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं, इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं, इसको एक्सचेंज भी कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये फिनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया, जैसे ही इसमें प्लस हो गया फिनेंशियल, तो ये हो गया गिव एंड टेक। ऐसा हो जिसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन हो, या एक्सचेंज ऐसा हो जिसका मॉनेटरी टर्म में वैल्यूएशन हो। अगर ट्रांजैक्शन है, जैसे भी एक ट्रांजैक्शन है, एक एप्पल मोबाइल के बदले में 2 सैमसंग मोबाइल एक्सचेंज किया गया, लेकिन ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इसलिए कि मनी टर्म में इसका वैल्यूएशन नहीं है। एक हैपनिंग, जैसे हैपनिंग जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट किया 10 लोगों का, तो ये एक ट्रांजैक्शन तो है, एक इवेंट तो है, लेकिन चूंकि इसका मनी टर्म में कोई वैल्यूएशन हमको नहीं बताया गया है, हमको पता नहीं है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, या फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स नहीं है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसको मनी टर्म में मेजर किया जाना आवश्यक है, तभी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग मतलब राइटिंग। राइटिंग कहाँ होता है? जर्नल में होता है। आफ्टर आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग वी रिकॉर्ड ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ऑल द बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो यहाँ हुए हैं, उनको किस चीज़ में? उनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। कैसे? क्रोनोलॉजिकली। एक क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और डेट वाइज जितने बिजनेस ट्रांजैक्शन है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अगर 1 फरवरी का है तो पहले यहाँ लिखेंगे, फिर 2 फरवरी का यहाँ लिखेंगे, 2 फरवरी के अगर 4 हैं तो यहाँ तक आएंगे, फिर 3 फरवरी के यहाँ से शुरू करेंगे। ये इस तरह इसको एक रिकॉर्ड बुक में लिखते हैं, उसको जर्नल कहते हैं। या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में लिखते हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग बाद में पढ़ेंगे। 6 तरह के होते हैं जो जर्नल के ही भाग। जर्नल के ट्रांजैक्शन हमारे बहुत अधिक होते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट तरह के ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए अलग अलग बुक ही बना लिया जाता है। इससे आसानी हो जाती है हैंडलिंग में, और रिकॉर्डिंग
पोस्टिंग में भी आसानी होती है। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जर्नल में सबसे पहले हम लोग जो आइडेंटिफाइड और मेजर्ड ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अब ये यहाँ एक बुक नहीं होता, अब यहाँ अनेक बुक होता है। यहाँ कई तरह के बुक्स होते हैं। कई 3, 4, 5, 6 बुक होते हैं। ये कई बुक होते हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में बाद में बात करेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाइंग का क्या मतलब है, अब यहाँ हम लोगों ने कई तरह की एंट्रियाँ यहाँ डेट वाइज की। मान लीजिए कि ये सेल है, ये सेल है, ये परचेज है, ये कैश है, ये सैलरी है, ये रेंट है, ये फर्नीचर है, ये मशीनरी है, ये दैट पोस्टेज। ये अनेक तरह की ट्रांजैक्शन है जिसका पेमेंट हुआ है या जहाँ जिसे पैसा मिला है। तो क्या करेंगे हम इसको, अगर हम इसी तरह छोड़ देंगे तो जो फिर जिस उद्देश्य के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो पूरा नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई करने का मतलब है उसको हम लोग डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करें, डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे। डिफरेंट अकाउंट्स मतलब डिफरेंट जो हेड्स हैं या डिफरेंट जो नाम हैं उनमें हम उनको पोस्ट करेंगे। तो और पोस्ट करने वाले जो स्थान है उसका नाम क्या होता है, लेजर उसको कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम, लेजर कहते हैं। लेजर क्या होता है, ये लेजर इज ए बंडल ऑफ अकाउंट्स। लेजर जो होता है वो बंडल ऑफ अकाउंट्स होता है, मतलब कई अकाउंट्स को मिला करके एक लेजर बनता है। कई अकाउंट्स को मिला करके एक लेजर बनता है। जैसे ये सब क्या हुए, ये एक लेजर हुआ और ये सब ये भी एक अकाउंट हुआ। अकाउंट को शॉर्ट में हम लोग एसी भी लिखते हैं, ये भी एक अकाउंट हुआ। अब सपोज हमने यहाँ ये सेल है तो सेल को यहाँ लिख देंगे, ये सेल्स का अकाउंट है। यहाँ भी सेल है तो सेल को 2 बार लिख देंगे। ये अगर परचेज है तो यहाँ परचेज लिख देंगे। सपोज ये दोनों आइटम परचेज है, ये दोनों सेल है तो दोनों सेल को हमने यहाँ लिखा और यहाँ लिखा और यहाँ लिखा। ये दोनों परचेज है तो इसको लिख दिया। अब ये कैश पेमेंट है, ये कैश पेमेंट है, ये कैश पेमेंट है, ये कैश पेमेंट है, ये कैश पेमेंट है। तो यहाँ सबको कैश अकाउंट में लिख दिया। पेमेंट साइड में, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो जर्नल में रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस है उसको पोस्ट करते हैं। कहाँ पोस्ट करते, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब है भिन्न भिन्न अकाउंट्स में पोस्ट करना। और अकाउंट्स कहाँ रहते हैं, एक लेजर में रहते हैं, एक लेजर में रहते हैं।
इसीलिए मैंने लेजर का डिफिनीशन क्या बताया, ए लेजर इज ए बंडल ऑफ अकाउंट्स। अब फिर अब ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है कि अकाउंट्स क्या क्या है। एन अकाउंट इन एन अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस अंडर वन हेड। जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स अकाउंट में सेल्स लिखा जाएगा, सर सेल्स अकाउंट में सिर्फ सेल्स का फिगर लिखा जाएगा। उसी तरह परचेज अकाउंट में सिर्फ परचेज का फिगर लिखा जाएगा, और कैश अकाउंट में सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन या फिगर ट्रांजैक्शन का ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। परचेज अकाउंट में परचेज का ट्रांजैक्शन लिखा जाएगा। तो इस तरह हम क्लासीफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन के बाद हम समरी तैयार करते हैं। समरी तैयार करने का मतलब हम जिस तक पहुंचने की मेन पॉइंट तक जो हमको चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए हम लोग सारांश बनाते हैं। सारांश जिस्ट या जो मेन पॉइंट है या जो सब्सट्रैक्ट है उसको हम निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स करते हैं। तो यहाँ लेजर जो है, लेजर के जो अकाउंट्स है, सेल्स अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, परचेज अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे, कैश अकाउंट का बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग का क्या मतलब है वो आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये भी आगे पढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं। अब फाइनल अकाउंट के अंतर्गत क्या क्या, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये समराइजेशन के अंतर्गत ये सब प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद हम लोग एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये सब प्रोसेस के स्टेप्स हैं। फाइनली यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रिटेशन देयर ऑफ about the financial finding useful information and interpretation thereof about the financial performance and financial position of the business। अब जो हम लोगों ने फाइनल अकाउंट बनाया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया है, उसके आधार पर हम लोग उपयोगी यूजफुल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने का प्रयास करते हैं, निकालते हैं एनालिसिस करके, और उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं। जैसे अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया जाता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमने फाइंड किया, फिर पिछले साल के अपने ग्रॉस प्रॉफिट से हम इसकी तुलना कर सकते हैं, उसके पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से तुलना कर सकते हैं, उसके पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से हम तुलना कर सकते हैं। और फिर हम एक ट्रेंड को समझ सकते हैं। उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस के अंत में नेट प्रॉफिट निकाला जाता है। तो वो इस इंफॉर्मेशन से हम उसका इंटरप्रिटेशन ये करते हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट की क्या पोजीशन है, बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इस तरह हम लोग एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं। जितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा हैं, मतलब चाहे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेटा हो या फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट के डेटा हो, दोनों के डेटा के द्वारा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करते हैं और फिर उनको इंटरप्रेट करते हैं। लास्ट में हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन, एफिशिएंसी, सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू द एंड यूजर्स। क्या कम्युनिकेट करते हैं, जो एंड यूजर्स हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन के, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम
अकाउंटिंग एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये कहा जाता है। तो उसके जो एंड यूजर हैं, जो मुख्य उपभोक्ता हैं, जो उनसे मीनिंगफुल डिसीजन मेकिंग करते हैं, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के प्रक्रिया में वो उपयोगी होता है, तो उनके लिए हम ये बताते हैं कि बिजनेस की प्रॉपर्टी की क्या स्थिति है, बिजनेस का क्या पोजीशन है, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल पोजीशन क्या है, कितनी इफिशिएंटली बिजनेस काम कर रहा है, बिजनेस का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी का पोजीशन क्या है, अन्य कई तरह के शेयर होल्डर को या ऑनर को रिटर्न का क्या परसेंटेज है, दैट लेंडर कितने सुरक्षित हैं, दैट लॉन्ग टर्म लेंडर कितने सुरक्षित है, इंटरेस्ट पेमेंट किस तरह किया जा सकता है, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किस तरह किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एंड यूजर को, मतलब बिजनेस के जो डिफरेंट स्टेक होल्डर हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। अब एंड यूजर्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, दूसरे एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल यूजर कौन है? इंटरनल यूजर जो संस्था के बिजनेस के अंदर, वो कौन कौन हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मैनेजमेंट, हो सकते हैं एम्प्लॉइज, हो सकते हैं ओनर, हो सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं? एक्सटर्नल यूजर में दैट लोन प्रोवाइडर हो सकते हैं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो लोन प्रोवाइड करते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, दैट ट्रेड यूनियन हो सकते हैं, गवर्नमेंट हो सकती है, कई तरह की संस्थाएं हो सकती हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल पढ़ लेंगे। अब हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो प्रोसेस है उसमें हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर मेजरिंग करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, फिर समराइज करते हैं, फिर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, फिर कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसको शॉर्ट में IMRCSAC लिख सकते हैं, SAC लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आई मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ ये लिया है, तो C लिख सकते हैं, IM। अब हम लोग अकाउंटिंग को का मीनिंग देखें। अब इस जो इन्फॉर्मेशन को हम लोगों ने समझा, प्रोसेस को समझा, इससे अकाउंटिंग का डेफिनेशन समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अकाउंटिंग का जो डेफिनेशन है वो हाईली टेक्निकल लैंग्वेज में है और इसको इसी तरह लिखा जाना चाहिए। अगर दूसरी भाषा में भी इन सारी चीज़ों को, अपनी भाषा में इन सारी चीज़ों को आप इंक्लूड करते हुए लिखेंगे तो कोई गलती नहीं करेंगे, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। अब हम लोग मीनिंग देख रहे हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग, ये शब्द आ गया, रिकॉर्डिंग। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब इनमें रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और दैट समराइजिंग हाफाजार्डली नहीं किया जाता है, एक निश्चित तरीके से, एक खास ढंग से
किया जाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, अब देखिए इन टर्म्स ऑफ मनी ये मेजरिंग आ गया, जो मनी टर्म में हो। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, वैसे ट्रांजैक्शन और इवेंट को विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, आइडेंटिफिकेशन आ गया, ठीक है। वैसे ट्रांजैक्शन को और इवेंट को, ट्रांजैक्शन और इवेंट को जो पार्टली भी फिनेंशियल कैरेक्टर हो के हैं, उनका ही हम, और मनी टर्म में जिनको मेजर किया जा सकता है, उन्हीं को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं और समराइज करते हैं अकाउंटिंग के आर्ट के द्वारा। इसके बाद क्या करते हैं, एंड एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं उनकी रिजल्ट को। उनके रिजल्ट को मतलब जो हम लोगों ने समरी बनाया है उसके रिजल्ट्स को, देयर ऑफ, एंड कम्युनिकेटिंग देम टू एंड यूजर्स। और फिर जो रिजल्ट होता है या जो इंफॉर्मेशन होता है उसको हम लोग एंड यूजर्स तक कम्युनिकेट करते हैं। तो इस तरह ये अकाउंटिंग का डिफिनीशन है। अकाउंटिंग के डिफिनीशन में महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम उन सारे प्रोसेसेस को इंक्लूड करें जो अकाउंटिंग के डिफिनीशन में, जो अकाउंटिंग के अंतर्गत किए जाते हैं। और लोग आगे बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो जो अकाउंटिंग्स के प्रोसेस हैं वही कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, और अगर एट्रीब्यूट्स पूछा जाए या फीचर्स पूछा जाए तो वही होंगे जो अकाउंटिंग के प्रोसेसेस हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, टाइप्स और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कितने टाइप्स हैं या ब्रांचेज कितने हैं? मुख्य रूप से 3 टाइप्स हैं। उसके बाद कई अन्य टाइप्स भी अभी आ गए हैं करंटली, लेकिन मुख्य रूप से 3 टाइप। सबसे पहले है फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग में क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उनको क्लासीफाई समराइज किया जाता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है और फिनेंशियल पोजीशन है वो बताया जाता है। मतलब फिनेंशियल अकाउंट में मुख्य रूप से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और बैलेंस शीट बनाया जाता है, और इसके पहले की सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। मतलब जर्नल में रिकॉर्डिंग की जाती है, फिर लेजर अकाउंट्स में पोस्टिंग की जाती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है, ठीक है। और फिर उनकी रिजल्ट को कम्युनिकेट भी किया, एनालाइज और इंटरप्रेट किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें फिनेंशियल अकाउंटिंग में की जाती हैं, ठीक है। सामान्य रूप से फिनेंशियल अकाउंटिंग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में घटित होता है उसको रिकॉर्ड करता है, और उसके आधार पर यूजफुल इंफॉर्मेशन इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को मुहैया कराता है। दूसरा है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या कहता है, जहाँ कॉस्ट मुख्य शब्द है। कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब कॉस्ट का अकाउंट करना। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब एसर्टेनिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट का कॉस्ट एसर्टेन करना या सर्विस का कॉस्ट एसर्टेन करना। और उतना ही नहीं, एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल देयर कॉस्ट ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए कंट्रोल भी करना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम। कंट्रोल तो मैनेजमेंट करेगा, लेकिन इसके लिए इंफॉर्मेशन कौन देगा? कॉस्ट अकाउंटिंग देगा। ठीक है, तो ये दूसरा मुख्य अकाउंटिंग का ब्रांच है या टाइप है। तीसरा है मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजरियल अकाउंटिंग में क्या होता है? प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑपरेशन। मतलब असिस्टेंस मैनेजरियल अकाउंटिंग के द्वारा मैनेजमेंट उस तरह का असिस्टेंस दिया जाता है जो उनको डिसीजन मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके, उनको असिस्ट कर सके, और ऑपरेशन और कंट्रोलिंग के प्लानिंग के लिए, बिजनेस ऑपरेशन के प्लानिंग और कंट्रोलिंग के लिए भी जो आवश्यक हों, वैसे असिस्टेंस अकाउंटिंग के द्वारा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के द्वारा दैट मैनेजरियल फोर्स को दिया जाता है ताकि वो यूजफुल डिसीजन मेक कर सकें, ले सकें। इसके अतिरिक्त दो और ब्रांचेज हैं। इसके अतिरिक्त भी एक दो ब्रांचेज है, लेकिन यहाँ इन दोनों की ही चर्चा मैं आवश्यक समझता हूँ। टैक्स अकाउंटिंग हमारे टैक्स लायबिलिटी को सर्टेन करता है और टैक्स पेमेंट को कितना पेमेंट करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में यहाँ से होगा, ये सही नहीं है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के द्वारा, क्योंकि कंपनी के अनेक स्टेक होल्डर होते हैं, आम जनता भी होती है, कस्टमर्स होते हैं, उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, उसके एम्प्लॉइज़ होते हैं, उसके मैनेजमेंट होते हैं, और ऑनर तो शेयर होल्डर तो होते हैं। तो वैसी स्थिति में डिफरेंट स्टेक होल्डर के प्रति कंपनी का क्या लायबिलिटी है और उस लायबिलिटी को कंपनी कितना पूरा कर रही है, ये इसके अंतर्गत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंट किया जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया इसको। हम लोग आगे बढ़ेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में क्या अंतर है? अंतर जो पूछा जाता है वो इस तरह टेबुलर फॉर्म में आपको बनाने के लिए 3 मार्क्स 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव के आधार पर या स्कोप के आधार पर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप। तो यहाँ आपको बताना होगा क्या? आइडेंटिफाइंग that bookkeeping includes identification, measurement, recording and classifying, whereas accounting includes summarizing, analysis and interpretation and communication। बस यही आपको बताना होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है, 2 मार्क्स का हो सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन हमको यहाँ याद रखनी है कि बेसिस क्या है, क्योंकि बेसिस के आधार पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और फैक्ट क्या है, अकाउंटिंग के बारे में क्या है, और दैट बुक कीपिंग के बारे में क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बेसिस। बेसिस में स्कोप देखेंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं देखेंगे, दैट ये नहीं देखेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे और इसको पढ़ लेंगे, फिर उनको उस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग स्कोप में क्या अंतर है। बुक कीपिंग के स्कोप के अंतर्गत जो प्रोसेस है
उसमें आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ही आता है। मतलब ये 4 स्कोप आते हैं, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग, जो बुक कीपिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो अकाउंटिंग के अंतर्गत आते हैं, जो समराइजिंग है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है एंड कम्युनिकेशन। मतलब बुक कीपिंग में जो 7 प्रोसेस है उसमें से 4 प्रोसेस हम बुक कीपिंग के अंतर्गत लेते हैं और 3 प्रोसेस अकाउंटिंग के अंतर्गत लेते हैं। अब स्टेजेस क्या है, मतलब किस स्टेज का काम होता है। इसमें बुक कीपिंग में प्राइमरी स्टेज का काम होता है, जैसे इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़ते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसेस और सेकेंडरी प्रोड्यूसेस। उसी तरह यहाँ भी ये जो बुक अकाउंटिंग का काम है, ये बुक कीपिंग में प्राइमरी स्टेज का काम होता है और अकाउंटिंग में सेकेंडरी स्टेज का काम होता है। What are the on the basis of a stage? What are the difference between the accounting and that is basis? What is the difference between the bookkeeping and accounting on the basis of a stage? तो क्या लिखेंगे? Bookkeeping ये primary level function, whereas accounting ये secondary level function। ठीक है। अब थर्ड, नेचर ऑफ जॉब। नेचर ऑफ जॉब क्या होता है? बुक कीपिंग का होता है रूटीन टाइप एंड क्लरिकल नेचर का, और ये एनालिटिकल नेचर का। ये कैसा होता है? दैट अकाउंटिंग एनालिटिकल नेचर का। यहाँ कलेक्टेड नेचर काम नहीं होता है, एनालिटिकल नेचर का काम करना पड़ता है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू मेंटेन फिनेंशियल रिकॉर्ड सिस्टमेटिकली फिनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन करना ही बुक कीपिंग का काम है। लेकिन अकाउंटिंग का क्या है? टू डिटरमिन प्रॉफिट और लॉस एंड फिनेंशियल पोजीशन, एनालाइज एंड इंटरप्रेट देम एंड कम्युनिकेट results to end users। communicate results to end users। ठीक है। इसका काम होता है टू डिटरमिन प्रॉफिट एंड और लॉस, प्रॉफिट और लॉस पता करना, फिनेंशियल पोजीशन बनाना, उनका एनालिसिस करना और इंटरप्रिटेशन करना, और फिर कम्युनिकेट करना जो रिजल्ट होता है उसका रिजल्ट टू एंड यूजर्स, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एंड यूजर हैं। मतलब यहाँ बुक मेंटेन करना है, यहाँ मेंटेन बुक के आधार पर यूजफुल इंफॉर्मेशन तैयार करके, उनका एनालिसिस करके, उनको इंटरप्रेट करके, फिर उनको जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एंड यूजर हैं, उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर हैं, मेन डिसीजन मेकर हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दोज इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाना है, उन तक कम्युनिकेट करना है। अब इन सब चीज़ों के लिए एनालिटिकल नेचर की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। जॉब की जो नेचर होगी वो एनालिटिकल तो होगी ही। अब लेवल ऑफ स्टाफ क्या होता है? बुक कीपिंग को एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जिसको सामान्य ज्ञान हो कि कैसे बुक्स में जर्नल में चीज़ें लिखी जाती हैं, या बुक्स ऑफ इनिशियल प्राइमरी रिकॉर्ड में चीज़ें लिखी जाती हैं, उसकी पोस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है, तो क्लासीफाई कैसे किया जाता है, इतनी जानकारी हो वो कर। क्योंकि बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस के बाद जो काम होता है वो तो हम लोग अकाउंटिंग के अंतर्गत करते हैं। लेवल ऑफ स्किल क्या चाहिए? नॉर्मल स्किल टू परफॉर्म मैकेनिकल टाइप जॉब। इसमें नॉर्मल स्किल करना है, चूँकि अकाउंटिंग का काम एक मैकेनिकल टाइप वर्क होता है, एक ही तरह का काम बार बार करना पड़ता है।
रोज सेल हो रहा है, सेल की एंट्री करनी है, रोज परचेज हो रहा है, परचेज की एंट्री करनी है, उसको फिर ट्रांसफ़र करना है लेजर अकाउंट्स में। इसमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशलाइज्ड स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ मैकेनिकल काम नहीं होता है। हर बार अलग तरह की समस्या मिल सकती है, या हर इन्फॉर्मेशन का अलग तरह से इंटरप्रिटेशन भी किया जा सकता है टाइम और प्लेस के अनुसार। एनालिटिकल स्किल इसमें नॉट रिक्वायर्ड। बुककीपिंग में किसी एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अकाउंटिंग में एनालिटिकल स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आम रूप से जो प्रोफेशनल्स होते हैं, CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीशिप, वे इस तरह के काम करते हैं, मुख्य रूप से चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और छोटा डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी भी मैंने शुरू में एक वर्ड यूज़ किया था, जो चैप्टर का नाम ही है, क्योंकि जो मैं बुक यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम ही अकाउंटेंसी है, फॉर क्लास 11th। तो यहाँ हमने बताया था कि अकाउंटेंसी को आम रूप से अकाउंटिंग कहते हैं, लेकिन दोनों में स्लाइट कुछ डिफरेंसेज है। यहाँ हम लोग समझने की कोशिश करें। हम लोग इसी तरह इसको भी किया है, हम लोगों ने बेसिस के आधार पर किया है, डिफरेंस समझेंगे अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में। अब बेसिस क्या है, पहला स्कोप उसमें भी था बुककीपिंग एंड अकाउंटेंसी में, यहाँ भी स्कोप एंटायर बॉडी ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी के अंतर्गत जितनी भी नॉलेज पार्ट है, थियोरी पार्ट है, वो सब आता है, और उस थियोरी या नॉलेज को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाएगा, वो सारा कुछ इसके स्कोप की, अकाउंटेंसी के स्कोप के अंतर्गत आता है। लेकिन अकाउंटिंग के स्कोप के अंतर्गत प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, नॉलेज पार्ट नहीं आता, नॉलेज पार्ट नहीं आता, प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग आता है, प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अकाउंटिंग आता है। यहाँ अकाउंटिंग का नॉलेज और प्रैक्टिस दोनों पार्ट आता है अकाउंटेंसी में, लेकिन अकाउंटिंग में प्रैक्टिस पार्ट ही आता है। हालांकि इस दोनों में बहुत डिफरेंस, इसलिए मैंने कहा कि आम भाषा में और आम रूप से अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग को एक ही समझा जाता है। प्रैक्टिस तो वही करेगा जिसको नॉलेज हो, लेकिन दोनों या एक शास्त्र या एक रिजर्वायर ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये एक उस रिजर्वायर ऑफ एप्लीकेशन का, एक ऑफ नॉलेज का एप्लीकेशन है। ये नॉलेज है, और यहाँ क्या कहेंगे, एक ये विजडम है। विजडम तब होता है जब आप सीखी हुई चीज़ को खुद अप्लाई करने में सक्षम हो जाते हैं, तब विजडम होता है। ठीक है। अब सिर्फ आप अकाउंटेंसी जानते हैं लेकिन अकाउंटिंग नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी बहुत उपयोगी नहीं हो सकते हैं प्रैक्टिकल फील्ड में। तो यहाँ इसलिए स्कोप जानना जरूरी है। अब ब्रॉडनेस में क्या है, इंक्लूड्स अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग भी इंक्लूड होता है, ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट। नेचर क्या है, सेट ऑफ नॉलेज ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस, सेट ऑफ नॉलेज ऑफ थियोरी एंड प्रैक्टिस, थियोरी और प्रैक्टिस, अकाउंटिंग के थियोरी और प्रैक्टिस का
जो ज्ञान है उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। एक्शंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग में अकाउंटेंसी के नॉलेज के आधार पर जो एक्शंस लिए जाते हैं उनको अकाउंटिंग कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के कौन से ऑब्जेक्टिव्स, क्यों अकाउंटिंग हम करते हैं तो क्यों करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब वही चीज़ हम करते हैं तो क्यों करते हैं। हम नौकरी करते हैं क्यों करते हैं, अपनी सेवा देने के लिए, अपनी एक्सपर्टीज के सदुपयोग के लिए और साथ साथ अर्निंग के लिए, लिवलीहुड कमाने के लिए। तो यहाँ अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर कीपिंग सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फिनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। हम चाहते हैं कि जो भी हम फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करें बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के कई स्टेक होल्डर होते हैं, जैसे मैंने बताया कंपनी के केस में। अगर पार्टनरशिप में होता है तो अनेक पार्टनर्स हो सकते हैं, उसके अतिरिक्त भी पार्टनरशिप बिजनेस के अनेक स्टेक होल्डर हो सकते हैं। उसी तरह ऑनरशिप बिजनेस के भी अनेक स्टेक होल्डर हो सकते हैं ऑनर के अतिरिक्त। तो यहाँ अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड कीप करना। दूसरा कैसे करता है, वो जर्नल बनाता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करता है, क्लासीफाई करता है, लेजर क्लासीफाई करके अकाउंट्स में लिखता है, फिर अकाउंट्स के बैलेंसिंग करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो इसका मतलब सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग रखता है। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमिन करता है। डिटरमिनेशन या डिटरमिनेशन को डिटरमिन करता है या डिटरमाइन करता है कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। और डिपिक्टिंग फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन को चित्रित करता है, उसका पिक्चोरियल व्यू देता है। उसका चित्रित करना मतलब उसका फिनेंशियल व्यू ही देता है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट रूप से, मतलब उसका क्या पोजीशन है, उसके एसेट कैसे हैं, उसकी लायबिलिटी का नेचर क्या है, उससे कौन कौन से एसेट हैं, कौन कौन सी लायबिलिटी है, उसके फिक्स एसेट का क्या नेचर है, उसके करंट एसेट का क्या नेचर है, उसके लायबिलिटी में किस तरह की लायबिलिटी है, इक्विटी कैपिटल कितना है, इक्विटी ऑनर्स इक्विटी कितना है, दैट आउटसाइडर्स इक्विटी कितना है। तो ये सारी चीज़ें, आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है, ये सारी चीज़ें फिनेंशियल पोजीशन के द्वारा पता चलती हैं। फॉर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी प्रोवाइड किया जाता है अकाउंटिंग के द्वारा मैनेजमेंट को, उसकी ज़रूरत के अनुसार। फ्रिक्वेंटली, ये ज़रूरत फ्रिक्वेंटली पड़ती है। फॉर फैसिलिटेटिंग कंपेरिजन, अगर हम इंट्रा फॉर्म, जैसे हम लोगों ने बात की है पहले, इंट्रा फॉर्म या इंटर फॉर्म, इंटर फॉर्म एंड इंट्रा फॉर्म, अगर अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के डेटा को कंपेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंटर फॉर्म मतलब दो सिमिलर दो फर्मों के बीच में के डेटा की कंपेरिजन, मतलब हमारी तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंटरप्राइज है, दूसरा उसका प्रॉफिट क्या है, वो हम अपने इस साल के प्रॉफिट से तुलना कर सकते हैं। उसका ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का क्या है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट इस साल का क्या है, हम तुलना कर सकते हैं। उसका सेल्स क्या है, मेरा सेल्स क्या है, ये हम तुलना कर सकते हैं।
उसी तरह हम अपने इस साल के ग्रॉस प्रॉफिट का अपने पिछले साल के ग्रॉस प्रॉफिट से कंपेयर कर सकते हैं, इस साल के नेट प्रॉफिट का पिछले साल के नेट प्रॉफिट से कंपेरिजन कर सकते हैं। तो इस तरह अकाउंटिंग के द्वारा जो डेटा मुहैया किया जाता है उसके द्वारा कंपेरिजन संभव हो पाता है फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस टू इंडिविजुअल्स। जो बिजनेस इंफॉर्मेशन के एंड यूजर होते हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के एंड यूजर होता है, उनको अकाउंटिंग के द्वारा इंफॉर्मेशन मुहैया करना भी अकाउंटिंग का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स होता है। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या हो गए। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखना, दूसरा प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन करना, तीसरा फिनेंशियल पोजीशन बताना ऑब्जेक्टिव होता है, चौथा मैनेजमेंट को असिस्ट करना डिसीजन मेकिंग के लिए, और डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और स्टेट कंपैरिजन, और इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपैरिजन करने में इंट्रा फॉर्मर और इंटर फॉर्मर सुविधा हो। उसी तरह जो एंड यूजर हैं उनको फिनेंशियल इंफॉर्मेशन दें। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेज ऑफ और यूजेज ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या एडवांटेजेज, ठीक है। एडवांटेज में प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। पहला एडवांटेज ये हुआ, जर्नल तैयार किया जाता है या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री तैयार की जाती है, लेजर तैयार किया जाता है। उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, और प्रॉफिट या लॉस का इंफॉर्मेशन दिया जाता है जो यूजर हैं। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनाया जाता है, और बैलेंस शीट के द्वारा फर्म का फिनेंशियल पोजीशन क्या है, एक ख़ास दिन ख़ास टाइम में फर्म के एसेट और लायबिलिटी की क्या स्थिति है, ये बैलेंस शीट के द्वारा बताया जाता है। फैक्ट कॉम्परेटिव स्टडी, इससे दो फर्मों के बीच में एक ही फर्म के विभिन्न साल के फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के बीच में तुलना करने में मदद मिलती है, तो इसके लिए उपयोगी है। फैसिलिटेट्स मैनेजर डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट की किसी भी डिसीजन के लिए जो आवश्यक सूचना है उसमें भी यह आवश्यक होता है। ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट ऑपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ऑपरेशन कैसे हो रहा है, किस लेवल पर क्या हो रहा है, किस लेवल पर कितना खर्च हो रहा है, इसके संबंध में फिनेंशियल इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के पास होता है, और अकाउंटिंग मैनेजमेंट को टाइम टू टाइम फ्रिक्वेंटली प्रोवाइड करता है, जो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में सहायता करता है। ये मैनेजमेंट को एडवांटेज है। वैसे टैक्स पेमेंट, टैक्स कितना पेमेंट है करना है, इसका भी जानकारी मिलती है। तो ये एडवांटेज जो है कंपनी को भी और गवर्नमेंट को भी। फैसिलिटेट इन एबिलिटी ऑफ लोन प्राप्त करने में भी अकाउंटिंग से सहायता मिलती है, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट एक ट्रू एंड फेयर पिक्चर है ऑर्गेनाइजेशन का प्रस्तुत करता है, और कंपनी के संबंध में या अनेक जो बिजनेस ये रेगुलेटरी बॉडी हैं उनके द्वारा फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ज़रूरी होता है। तो किसी भी लेंडर के लिए, चाहे वो बैंक हो या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो या और कोई लेंडर हो, उनके लिए वो जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स होते हैं उपयोगी होते हैं। उनका अध्ययन करके वो ये तय कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। एक्ट्स एज एन एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के जो
या रिकॉर्ड होते हैं वो वेरीफाइबल होते हैं और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पर आधारित होते हैं। तो इससे कोर्ट ऑफ लॉ में भी इनको मान्यता मिलती है। जैसे अगर हमको डेटर्स या क्रेडिटर्स का कोई क्लेम, मतलब डेटर्स का क्लेम कि आपका जो डेटर्स है वो आप पर अगर कोई क्लेम किया है या आपने डेटर्स पर कोई क्लेम किया है, उसी तरह क्रेडिटर्स का आप पर क्लेम है या आपने क्रेडिटर्स पर कोई क्लेम किया है, तो उसको सेटल करने में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के रूप में सहयोग करता है। आप उससे एविडेंस के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। फैसिलिटेट्स डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब चूँकि अकाउंट्स में सारी चीज़ें लिखी रहती है तो ये संभव नहीं होती है कि कोई एरर रह जाए, क्योंकि उसको उसमें चेक सिस्टम भी होता है, कंट्रोल सिस्टम भी होता है, जैसे ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है क्लासिफिकेशन के प्रक्रिया के अंत में। तो इससे अर्थमेटिकल जो किरोसी है उससे पता चलता है। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है, उसमें बैलेंस शीट के अगर एसेट्स और लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी एंड कैपिटल साइड दोनों इक्वल नहीं है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं कोई अर्थमेटिकल गड़बड़ी है या रिकॉर्डिंग की गड़बड़ी है। तो इस तरह एरर का भी पता चल जाता है अकाउंटिंग के द्वारा, तो ये फ़ायदा है। फ्रॉड भी होना संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो फ्रॉड करना भी आसान नहीं होता है। उस पर भी चेक एंड कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है फैसिलिटेट सेल ऑफ द बिजनेस। इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ नेटवर्थ एंड गुडविल। अगर बिजनेस को सेल ही करना है तो वैसी स्थिति में बिजनेस का नेटवर्क क्या है, बिजनेस का कितना एक्चुअली वैल्यू है, एसेट्स का क्या पोजीशन है, उसमें लायबिलिटी कितना है, अभी कितने के लायक बिजनेस है, उसमें गुडविल का वैल्यू कितना इंक्लूड किया जा सकता है, ये तय करने में जो फिनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो काफ़ी उपयोगी होते हैं। तो ये एडवांटेज है। अब हम लोग बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंटिंग इतनी उपयोगी चीज़ है, फिर भी उसके कुछ लिमिटेशन है। अकाउंटिंग इज नॉट एग्जैक्ट नहीं होता है। बिल्कुल अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये एस्टीमेट पर आधारित होता है। हम अनेक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस का उपयोग करते हैं, से बाध्य होते हैं। तो उसके कारण हमको कई चीज़ें एस्टिमेशन के आधार पर लिखनी पड़ती है। जैसे वैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट जो है एट हिस्टोरिकल प्राइस हम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मार्केट वैल्यू कुछ होता है और जिस प्राइस पर हमने 10 साल पहले ख़रीदा है, अगर 15,000 में हमने बिल्डिंग खरीदी है 10 साल पहले, आज 1,50,000 का भी है तो हम 1,50,000 हम अपने बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं। हम सिर्फ 15 लाख ही दिखाएंगे, या बल्कि 15,000 से भी कुछ डिप्रिसिएशन अगर काट रहे हैं तो डिप्रिसिएशन काट कर दिखाएं। हो सकता है कि हम उसको जीरो वैल्यू पर दिखा रहे हैं। उसी तरह प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जो करते हैं वो भी एक एस्टिमेशन होता है। हमारा एक सिर्फ अनुमान होता है कि हमारे डेप्ट्स मतलब डेप्ट मतलब डेटर में से कौन कौन से नहीं देंगे या कितने % पैसा हमको नहीं मिलता है। ये हमारा एक अनुमान सिर्फ होता है। ये एक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है हमारा बैड डेट, या उससे कम भी हो सकता है। तो अकाउंटिंग एक एग्जैक्ट बिजनेस का एस्टिमेशन नहीं देता है, डेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बताता है। लैक ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग के द्वारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का अभाव होता है। हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी है या हमारे मैनेजमेंट की क्वालिटी कितनी ख़राब है, हमारे एम्प्लॉय की क्वालिटी कितनी अच्छी है या एम्प्लॉय की क्वालिटी कितनी ख़राब है, एब्सेंटीज़म का पोजीशन हमारे यहाँ कितना बुरा है या कितना अच्छा है। उसी तरह हमारे यहाँ मैनेजमेंट एम्प्लॉय रिलेशन कितना अच्छा है
या कितना ख़राब है, ये जो इंफॉर्मेशन आता है वो अकाउंटिंग के द्वारा रिवील नहीं किया जाता है ना। तो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं होता है, जो बहुत मायने रखता है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर हमारे यहाँ मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन अच्छा है, एब्सेंटीज़म का पोजीशन बहुत एब्सेंटीज़म बहुत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा बिजनेस अच्छा कर सकता है, बहुत प्रॉफिट कमा सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों की अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं किया जाता है। सफ़र फ्रॉम विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब जैसे हम मैनेजमेंट चाहता है प्रेजेंटेशन करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, वैसे प्रेजेंटेशन कर सकता है। मतलब अगर मैनेजमेंट चाहता है कि प्रॉफिट अधिक दिखाए तो वो अधिक प्रॉफिट दिखा सकता है। अगर मैनेजमेंट चाहता है कि प्रॉफिट कम दिखाए तो मैनेजमेंट कम प्रॉफिट दिखा जा सकता है। अगर मैनेजमेंट को बैंक से लोन लेना है तो चाहेगा कि हमारा प्रॉफिट अधिक हो, तो उस तरह विंडो बुक्स को ड्रेस कर सकता है, उस तरह बुक्स को बना सकता है। इसके उदाहरण है जैसे अंडर या ओवर वैल्यूएशन स्टॉक का करके प्रॉफिट को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस करके प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है, या वाइस वर्सा इसको उल्टा करके कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बता करके लॉस को बढ़ाया जा सकता है या प्रॉफिट को कम किया जा सकता है। तो इस तरह ये विंडो ड्रेसिंग अकाउंटिंग में संभव होता है। नॉट सुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। भविष्य के अनुमान के लिए भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा या अकाउंटिंग के डेटा बहुत लाभदायक नहीं होता है। यद्यपि जो फ्यूचर होता है वो पास्ट पर आधारित होता है, आधारित हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली होगा ही ऐसा नहीं कहा जा सकता है। इसलिए पास्ट डेटा के साथ फ्यूचर के सिचुएशन को भी फोरसी करते हुए फोरकास्ट करने की ज़रूरत है। तो इसलिए अकाउंटिंग के डेटा फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए बहुत सूटेबल नहीं होते हैं। पास्ट डाटा इज नॉट ऑफ मच यूज फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन। बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग में जितने जजमेंट होते हैं, जजमेंटल चीज़ें होती हैं, वो बाइस्ड हो सकती हैं। पर्सनल बायसनेस उसमें हो सकता है। जैसे मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। अब डिप्रिसिएशन का कॉस्ट मेथड आप अपनाएंगे, आप स्ट्रेट लाइन मेथड अपनाएंगे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अपनाएंगे, या अकाउंटेंट की अपनी पर्सनल डिसीजन हो सकती है। हालांकि एक बार एक मेथड अडॉप्ट करने के बाद कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल के अंतर्गत उसको अगले कई सालों तक फॉलो करना पड़ता है। लेकिन शुरू में तो वो अपने बायसनेस के अनुसार वो तो डिसाइड कर ही सकता है। उसी तरह रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का रेट जो है वो भी डिसाइड करने में बायसनेस हो सकता है, कम अधिक रखा जा सकता है। तो इस तरह ये अकाउंटिंग के 5 लिमिटेशंस है। अब हम लोग जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उनके क्वालिटेटिव या कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स की भी बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग की नहीं कर रहे हैं हम लोग बात, ठीक है। एट्रीब्यूट्स की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बात कर रहे हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ठीक है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। रिलायबिलिटी होना चाहिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल होने का मतलब है कि वो पर्सनल बायस से हटकर होना चाहिए और एरर भी नहीं होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम एरर एंड पर्सनल बायस। जो भी उसमें ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में हो वो सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, है ना, और जो वेरीफाइबल हो एंड दे आर वेरीफाइबल। इसके बाद रिलीवेंस। जो अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसका रिलीवेंस होना चाहिए, उपयोगी वो होना चाहिए। जो हमारे एंड यूजर्स हैं उनके लिए वो कितनी उपयोगी हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको अकाउंटिंग के जो चीज़ें हैं उसको प्रस्तुत कर प्रेजेंटेशन करना चाहिए।
हमको सेगमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देना चाहिए, डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन देना चाहिए, और जो रिलेवेंट अकाउंटिंग कन्वेंशंस है जिसका पालन हम कर रहे हैं उसका भी डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है। और जो अकाउंटिंग हो वो एज पर लॉ किया जाना चाहिए। ठीक है। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इंफॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग के द्वारा दिया जाता है वो बिल्कुल क्लियर होता है या क्लियर होना चाहिए, ताकि एक आम जो एंड यूजर है अगर उसके पास सामान्य रीजनेबल नॉलेज है, डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी वगैरह का नॉलेज है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन को आसानी से समझ सके। ठीक है। एटलीस्ट उनको इतनी सूचना ज़रूर पहुंचनी चाहिए क्योंकि उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है और क्या बिजनेस की स्थिति है। ये सारी चीज़ें उनको आसानी से समझ में आ जाए। आम यूजर जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एंड यूजर है, इस तरह से सूचनाओं को सिंप्लीफाई करके प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए। अकाउंटिंग का प्रिपरेशन करने समय जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस है उनका पूरी तरह पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी तरह पालन अगर करेंगे तो एक दूसरे में कंपेरेबिलिटी रहेगी, या विभिन्न सालों में एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डेटा में कंपैरिजन करने में भी सुविधा हो। तो ये मुख्य 4 बिंदु हैं। इसके बाद हम लोग सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बात करेंगे। सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में मुख्यतः 2 चीज़ें हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम है और एक सिंगल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दैट T.S. अग्रवाल की किताब के नाम भी डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग है। और डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि एवरी ट्रांजेक्शन है 2 आस्पेक्ट्स। जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके 2 आस्पेक्ट होते हैं। पहले एक को डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। एंड वन आस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड द अदर आस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। एक आस्पेक्ट का रिकॉर्डिंग हम डेबिट साइड में करते हैं और दूसरे आस्पेक्ट का रिकॉर्डिंग हम क्रेडिट साइड में करते हैं एज पर सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ प्रिंसिपल के आधार पर। जैसे एग्जांपल, गुड्स सोल्ड फॉर कैश। यहाँ गुड्स सोल्ड एक एस्पेक्ट है और फॉर कैश दूसरा एस्पेक्ट है। तो इस तरह एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स। एक एस्पेक्ट जो गुड्स सोल्ड है वो उससे सेल्स अकाउंट बनेगा और इससे कैश अकाउंट बनेगा। ये बात के अध्ययन में हम लोग देखेंगे, बाद में जब स्टडी करेंगे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें और समझ में आती चली जाएंगी। तत्काल के लिए इतना ही काफ़ी है। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या, ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। जितने भी ट्रांजेक्शन है वो डबल एंट्री बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। हालांकि कुछ किए जाते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, या कुछ को एक ही जगह लिखा जाता है, कुछ एंट्री को एक ही जगह लिखा जाता है। ये साइंटिफिक नहीं है, अनसिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग होती है इसमें, अनरिलायबल इंफॉर्मेशन इससे मिलता है, क्योंकि इसको वेरीफाइबल एविडेंस के आधार पर नहीं रखा जाता है। अब इसका उपयोग बहुत छोटे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, एंटिटी है, उनमें ही किया जाता है। और पूरी दुनिया में आज आम रूप से हर तरह की व्यवसाय में, मैंने हर फॉर्म ऑफ बिजनेस के व्यवसाय में, जैसे ओनरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी,
ये सभी में और कानून के अंतर्गत भी, कंपनी एक्ट के अंतर्गत भी डबल एंट्री सिस्टम के उपयोग की ही मान्यता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक लास्ट टॉपिक है जिसका हम लोग उसके कुछ पार्ट का हम पहले से जानते हैं। अब जल्दी थोड़े समय में इसको देख लेते हैं। अकाउंटिंग एज इन फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग जो है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है। क्योंकि हमने जब अकाउंटिंग प्रोसेसेस का अध्ययन किया था तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि अकाउंटिंग स्टार्ट ही होता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के आइडेंटिफिकेशन से, और एंड भी होता है फिनेंशियल इंफॉर्मेशन को उसके एंड यूजर के पहुंचाने के बाद। तो हम लोगों ने इसको यहाँ लिखा है, अकाउंटिंग इज परसीव्ड एज ए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इट इज ए वेल परसीव्ड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग विद इन इट्स लिमिट। द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स of an entity and ends with communication of the financial information of the entity to the end users of accounting service. Clear है? The accounting process starts with, ये हम लोगों ने प्रोसेस में पढ़ लिया है, identification of financial transaction, measures them, that records them in books of accounts, that is journal, classifies them, posts them into ledger accounts, summarize them means prepares financial statements, income statement and balance sheet, that is trial balance also, trial balance income statements and balance sheet। समराइजेशन में बैलेंसिंग भी आता है। एनालाइज देम उनको एनालाइजेशन लगता है, इसके लिए कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाया जाता है। दैट ट्रेंड एनालिसिस किया जाता है, रेशियो एनालिसिस का सहारा लिया जाता है। ये सब एनालिटिकल टूल हैं जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं, जिसका बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाया जाता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाया जाता है, इसका अध्ययन नहीं करना है। उसके बाद हम लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, फिर उस एनालाइज और इंटरप्रिटेशन को कम्युनिकेट देम टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस। तो इस तरह हम लोग अकाउंटिंग के का काम एक फिनेंशियल ट्रांजैक्शन के इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि अकाउंटिंग कैसे एक्ट करता है, इंफॉर्मेशन अमाउंट वेरियस यूजर्स को कैसे देता है। प्रोवाइड्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू फैसिलिटेट द यूजर्स ऑफ दिस इंफॉर्मेशन टू टेक इन्फॉर्म जजमेंट्स एंड इकोनॉमिक डिसीजन। जितने भी यूजर हैं उनको इंफॉर्मेशन देता है ताकि वो इन्फॉर्म और रीजनेबल डिसीजन ले सकें। इंटरफर्म और इंट्राफर्म कंपैरिजन को प्रोत्साहित करता है इंफॉर्मेशन के आधार पर। मैनेजरियल एफिशिएंसी को भी जज कर सकता है। उसके बाद दैट फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन देता है। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ आफ्टर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट corporate social responsibility of the entity, provides information to various users of accounting service। अब हम लोग वेरियस एंड यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग सर्विस बात कर लेते हैं। इंटरनल यूजर होते हैं ना, एक्सटर्नल यूजर होता है। इंटरनल यूजर्स, इसमें जब सवाल आता है तो सवाल इस तरह आता है कि अगर मैनेजर चाहता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्यों चाहता है,
ये आ गया। ठीक है, एक मास्टर क्वेश्चन हो सकता है। उसी तरह अगर ऑनर चाहता है तो ऑनर क्यों इंटरेस्टेड होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए? तो मैनेजमेंट में किसको किसको ये मिलता है? डायरेक्टर को मिलता है जो इंटरेस्टेड होता है, ऑफिसर्स इंटरेस्टेड होते हैं, सोल प्रोप्राइटर चूँकि अपने बिजनेस का मालिक होता है तो वो इंटरेस्टेड होता है, दैट पार्टनर होता है। इस क्यों होता है? स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ द इंटरप्राइज। टाइम टू टाइम उसको फ्रिक्वेंटली मैनेजमेंट को ज़रूरत पड़ती है, या ऑफिसर को ज़रूरत पड़ती है, या प्रोप्राइटर को ज़रूरत पड़ती है, या पार्टनर्स को ज़रूरत पड़ती है। फॉर प्रिपेयरिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी इसको ज़रूरत पड़ती है। फॉर फ्रिक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फॉर फ्यूचर प्लानिंग। फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन, अगर कोई गलती हो रही है, कोई करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है तो उसकी भी सूचना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल जाता है, उसको करेक्ट किया जा सकता है। मैनेजमेंट के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि वो इंटरनल और पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड दोनों तरह के इंफॉर्मेशन को यूज कर सकता है। इसलिए उसके द्वारा लिए गए इंफॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं बल्कि आउटसाइडर के इंफॉर्मेशन से। अब एक्सटर्नल यूजर कौन कौन है? शेयर होल्डर्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनर्स। इसको एक्सटर्नल भी कह सकते हैं अगर प्रोप्राइटर्स के मैनेजर बिजनेस चलाता है, पार्टनर्स का मैनेजर बिजनेस चलाता है। शेयर होल्डर्स में तो मैनेजमेंट अलग होता ही है, तो शेयर होल्डर्स से कंपनी में तो मैनेजमेंट अलग होता ही है। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में भी मैनेजमेंट अलग हो सकता है अगर प्रोप्राइटर फूड बिजनेस नहीं चला रहा है या पार्टनर्स फूड बिजनेस नहीं चला रहा है। तो ऐसी स्थिति में एक्सटर्नल यूजर में आते हैं। इनको क्या चाहिए? इनके रिटर्न पर उचित, उनके इन्वेस्टमेंट पर उचित रिटर्न मिले और टाइमली रिटर्न मिले, ये जानना चाहते हैं। इनका कैपिटल सुरक्षित रहे, इसमें इनको इंटरेस्ट होती है। प्रॉफिट में घट रहा है या बढ़ रहा है ये जानने के लिए इनको ज़रूरत होती है, ताकि ये डिसीजन ले सकें कि बिजनेस में उनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसके बाद पोटेंशियल इन्वेस्टर को क्यों ज़रूरत है? वो जानना चाहते हैं कि अर्निंग कैपेबिलिटी फर्म की या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी की कैसी है। अगर अर्निंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो उसमें पैसा लगा सकते हैं। अगर उनके इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी है तो वो उसमें पैसा लगाना चाहेंगे। दोनों चीज़ें नहीं है तो वो लगाना नहीं चाहेंगे। उसी तरह बैंकर्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो लोन देना है उनको, तो अगर उनको लोन रिपेमेंट और इंटरेस्ट रिपेमेंट की स्थिति उनकी अच्छी है तो लोन देंगे, नहीं अच्छी है तो नहीं देंगे। उसी तरह क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स क्रेडिट तभी देंगे जब उनको ये पता हो कि क्रेडिट का जो पैसा है वो उनको टाइम पर मिल जाएगा, और उनको ये भी पता लगाना होता है कि कितना क्रेडिट दिया जाए कि पैसा हमको पूरा का पूरा मिल जाए। एम्प्लॉई अपने अर्निंग के लिए, बोनस के लिए, उनका प्रोविडेंट फंड का पैसा टाइमली जमा हो रहा है कि नहीं, ये सब जानकारी के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। उसी तरह वो ये भी देखते हैं कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को बम्पर या विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा तो उनका भी प्रमोशन होगा, उनको हायर ग्रोथ उनके वेजेज में हो सकता है। गवर्नमेंट भी टैक्स वसूल करने के लिए फिनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम से टैक्स लायबिलिटी कंपनी का पता करती है, और उसके द्वारा उसकी फिनेंशियल इंफॉर्मेशन के द्वारा गवर्नमेंट को अपनी फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, फिनेंशियल ऑब्लिक मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करने में भी सहायता मिलती है। रिसर्चर्स क्योंकि विभिन्न तरह का सर्विस या उनका अपना पर्पस होता है, अनेक तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो उनके ज़रूरत के अनुसार वो विभिन्न तरह के एनालिसिस के द्वारा उनको राय दे पाते हैं। आम पब्लिक चूँकि ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें यूज करती हैं तो उनका सस्ता होना, उनका प्राइस कम होना, अधिक होना वो जानना चाहती है। उसी तरह बिजनेस ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर पाएगा कि नहीं पाएगा ये भी जानना चाहती हैं। तो इस तरह हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर
समाप्त करते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन।